नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंश्योरेंस सेक्टर पर बात करेंगे। किस तरीके से इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्टिव्स आए हैं, जिस तरीके से अब LIC GIC न्यू इंडिया इंश्योरेंस को देखा जा रहा है कि दीज आर एज टू बिग टू फेल। तो इनकी फिजिबिलिटी कैसी है। जैसे सरकार जो है अगले साल जो है IPO लेके आने वाली है LIC का, और इसको डिले करना पड़ा है। और डिले इस वजह से नहीं किया कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था एम्प्लॉयज़ का या एक्सेट्रा रीजंस। डिले इसलिए हुआ था कि प्रोसीजनल टाइमिंग के लिए उन्हें वक्त चाहिए था। तो इसको बारे में मैंने एक पुराने लेक्चर में इसको कवर किया है या डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। और इसमें जो LIC और GIC और ये थ्री जो बिग हैं, ये 3 Bs हैं, इनके साथ जो है इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो सबको पता है। तो LIC GIC और जिस तरह से न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, इनको सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस टैग दिया गया है। इसका क्या मतलब है, इसमें कैसे क्या चीज़ करनी है, हम इसको ज़रूर देखेंगे। और इसमें जो बुनियादी बातें हैं, जो ये जो एंटिटीज़ हैं, ये तीन ये एक्स्ट्रा एनहेंस्ड इनके रेगुलेटरी सुपरविजन की तरफ जाएंगे। इनको कहा गया है कि ये अपने जो कॉरपोरेट गवर्नेंस लेवल हैं उसको किस तरीके से ये रेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट कल्चर की तरफ बात हुई है और सिस्टमेटिक रिस्क की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो ज़्यादा रही है। तो इंडिया ने जो एक तरीके से पैरामीटर बेस्ड किए हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के लिए, ये आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ये एनुअल बेसिस पे होने लगेगी। और इसके बाद जो है कि अब आप ये समझ लीजिए कि ये भी गया PPP मोड में। तो यानी इसका जो सिग्निफिकेंस है, जिस तरीके से बाकी जो इंश्योरेंस हैं LIC के अलावा, वो कभी LIC के टक्कर तो क्या, वो उसका 25 to 30% के रेंज में भी नहीं आ पा रहे हैं। जो जो भरोसा है LIC के साथ, जैसे उनका स्लोगन ही है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो LIC को टक्कर देना किसी प्राइवेट के बस की बात नहीं थी। तो रास्ता ये निकाला है कि इसका IPO किया जाए, इसके कुछ शेयर्स को प्राइवेटाइज किया जाए, फिर धीरे धीरे ये सारा सेगमेंट जो है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल सेगमेंट है। इसमें ये क्या है कि रिटर्न्स बहुत हाई हैं, पूरी दुनिया भर में देखे गए हैं। आपको मतलब मान लीजिए जैसे 1000 लोग करवाते हैं, उनमें से एक को होता है, तो एक को क्लेम मिल गया, 999 तो दे ही रहे हैं अपना प्रीमियम। तो ये जो सेक्टर है एक तरीके का बहुत रिस्क फ्री है। लेकिन अमेरिका में जिस तरीके से रिसेशन आया था, उसके बाद जो AIG के बारे में था, अब जिस तरीके से UK के अंदर आ रहा है, तो जो फर्म्स बैंकरप्ट हो रही हैं, तो एक अलग डायनामिक्स भी है इसका कैपिटलिज्म सोसाइटी में, जो कि हमें फेस करना पड़ेगा, जिनसे हमें दो चार होना पड़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस के अंदर डूबने की कगार पे पहुंचता है, तो रास्ता ये होगा कि बेल आउट होगा। और वो बेल आउट भी होगा टैक्स पेयर के पैसे से, यानी कि आप ही का पैसा घूम फिर के आप ही से लिया जाएगा, आप ही को उबारने के लिए, और फिर वो तैराया जाएगा। फायदा होगा तो ये प्राइवेट का जीनियस है, नुकसान होगा तो टैक्स पेयर के पास तो अनलिमिटेड मनी है ही, इसको किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सोचना है। और वैसे भी बिजनेस की जो डेफिनेशन है, पारंपरिक डेफिनेशन है जो एक स्टेट की तरफ से दी जाती है, वो यही है कि बिजनेस का मतलब यही होता है कि धंधा किया जाए दूसरों के पैसों से, तो रिस्क उसमें लिया जाए लेकिन दूसरे की कैपिटल से, और अगर बेनिफिट होता है तो आपका शेयर जीनियस है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है, आपकी स्किल है, आपका इंटेलेक्ट है, नुकसान हो जाता है। ये अमेरिका में भी रिसेशन के बाद देखा गया था, हिंदुस्तान में भी बहुत होता है ये। उसमें ये कहा गया था कि आप पार्टी करें, एंजॉय करें, और क्लीन करने के लिए सुबह ओबामा सरकार तो आ ही रही है। तो बेहतर ये है कि जिस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में जाएगा, ऐसे ही कुछ कहानी यहाँ भी दोहराई जाएगी। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, बहरहाल सरकार का क्या सोचना है, कैसे IRDA का क्या सोचना है। तो इसमें जो बुनियादी बातें हैं, ये टू बिग टू फेल की बात ये बार बार हो रही है। तो इस तरीके से अब ये देखा जाए, इनको जो इम्पोर्टेंस है बिग थ्री की आइडेंटिफाई किया जाया गया है, इन्हें DSSIs की तरह से। इसका क्या मतलब है, प्रोविजन क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी के, वो एक डीपर डिमांड एनालिसिस मांगते हैं। और जिस तरीके से ओवरव्यू है, इसमें एडिशनल है, रेगुलेटरी, चलिए हम इन सब पे बात करेंगे। और जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं LIC को, GIC को और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को एक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की तरह डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 2020-21 के लिए। तो ये जो इंश्योरेंस है, ये इंश्योर्स हैं, ये अब सब्जेक्ट करेंगे एडिशनल रेगुलेटरी सुपर मेजर्स को, जो डील करेंगे, किसमें नाम दिया गया है सिस्टमैटिक रिस्क का। जैसे कि सरकार बिल्कुल फूल प्रूफ तरीके से सारी इकोनॉमिक्स जानती है, सारे सिस्टमैटिक रिस्क को पहचानती है, और वो एक तो बिल्कुल स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह वो सारे सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो एक झटके में हटा देंगे। वो इकोनॉमी में हम हाल देख चुके हैं कि किस तरीके से जो पॉलिसीज हैं, प्लानिंग है, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का बार बार कहना है कि उन्हें ग्रीन शूट दिख रहे हैं 2 साल से, बाकी पूरे हिंदुस्तान में उनके अलावा एक आदमी को और नहीं दिखे हैं।
तो अगर टेबल पे कोई रखा है बी, जब उसमें से ग्रीन शूट का इंतजार इनडेफिनेट टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन तब तक इकोनॉमी जो है वो धड़ाम से ऑलरेडी गिर चढ़ी है। तो इसके बाद जो होगा, जो इंश्योरेंस जो होगा एडिशनल रिस्क में जाएंगे। सिस्टमेटिक रिस्क इसका इनहेरेंट नेचर है किसी भी बिजनेस का, किसी भी इदारे का। तो जो रेगुलेटर से इन्होंने का 3 इंश्योरेंस कंपनीज को ये किस तरीके से रेज करें, अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल को रेज करें, आइडेंटिफाई करें सारे रेलिवेंट रिस्क। जैसे कि ये बहुत आसान होता है, बहुत सिंप्लीफाई है, चुटकियों का काम है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं वैसे रियलिस्टिक अगर आप अर्थशास्त्र की बात करें। और प्रमोट एक साउंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सिर्फ एकेडमिक बातें हैं। जब आप रियल मार्केट के अंदर जाते हैं, जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म को कभी नहीं बताया जाएगा, फ्री मार्केट्स की हर कोई तारीफ करेगा। जिस तरीके से आप पेट्रोलियम सेक्टर में देखें, जिस तरीके से सरकार गारंटी देती है, लेकिन किसानों को वो गारंटी नहीं दी जाए, उनको फ्री मार्केट्स में डाल दें। और ये कहता कौन है? वो इकोनॉमिस्ट कहते हैं जो एक एश्योर्ड इनकम ले रहे होते हैं। यानी दूसरों के लिए आप ज्ञान दीजिए और जब अपने पे आए तो यूनिट प्रोटेक्शन, ऑल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे अब इंडस्ट्री इस वक्त मांग रही है। जैसे हमने कल ये 8 कोर सेक्टर्स की बात की थी। चलिए हम वापस इंश्योरेंस सेक्टर में आते हैं। तो ये बेसिकली इसको कहा गया है, जो इनका साइज है, इनकी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी के लिए, तो दीज आर टू बिग टू फेल, तो हम इसे फेल नहीं होने देंगे। तो एक तरीका के लिए फील गुड फैक्टर है। तो जो डोमेस्टिक इंश्योरेंस है, जिनका मार्केट साइज, मार्केट इंपॉर्टेंस, डोमेस्टिक और ये ग्लोबली इंटरकनेक्टेड हैं, इसकी वजह से ये टू बिग टू फेल। जबकि सच्चाई ये भी है कि LIC ने वाकई में अच्छा काम किया है, भरोसा जीता है उसने आम पब्लिक का, बहुत रिलायबल रहा है, इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में एक हमेशा एक वैक्यूम क्रिएट रहा है वहाँ पे उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से, क्लेम की वजह से। जैसे भारतीय एक्सा का जो आ रहा था कि आप सिर्फ एक फॉर्म भरें आपको क्लेम मिल जाएगा, तो क्लेम लेना इतना आसान नहीं होता है। प्राइवेट में जो इतने रूल्स होते हैं, इतने कट्स होते हैं, इतने हिडन चार्जेस होते हैं, उन सब पे LIC ने एक एज बनाई थी। तो इसकी जो वजह है ग्रो अप करने की, इतना बड़ा बनने की, उसकी बहुत सारी वजह जो कि एक क्लासिक केस स्टडी है, जो हर काफ़ी लोगों को पता भी है, जो उसमें हमेशा इसके मेंबर्स रहे हैं। तो जो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंस है, इनको ये कहा गया है कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट इंश्योर्स, इसको DSIIS कहा गया है। तो ये कंटिन्यू करेंगे फंक्शन का, DSSIs में क्रिटिकल है, अनइंटरप्रेटेड है, अवेलेबिलिटी जो इंश्योरेंस सर्विसेज की है नेशनल इकोनॉमी को जारी रहेगी, ऐसा कहना है IRDAI का, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो जो ये DSIIs है, इनको परसीव किया जाता है, इनको देखा जा रहा है एक तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लाइफलाइन के तौर पे भी देखा जा रहा है इसे। तो सरकार चाहती है कि इसमें जो है इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एम्पलीफाई किया जाए, बढ़ाया जाए, लेकिन अंडर सिस्टमेटिक एक रेगुलेटरी के उसके तहत, यानी प्रोविजन कवर। जैसे कि फ्री मार्केट्स बहुत सबके समझ में आते हैं, सब आसानी से कंट्रोल करते हैं, अमेरिका से नहीं समझ रहा है, उनके जो टेक्नोलॉजिकल जो मॉडल्स होते हैं उनसे धराशायी हुआ, रिसेशन उधर से ही आया था। और उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे पॉल हेंसन, बुश के अंडर में, बुश जूनियर के अंडर में, उनसे फेडरल कमेटी ने पूछा दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर डायरेक्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, उन्होंने कहा आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो जो मार्केट्स हैं किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसमें नंबर ऑफ फोर्स है, आप उसे कंप्यूटर पे बैठ के एक मॉडल बना के नहीं चला सकते, लेकिन बहरहाल सरकार ऐसा करना चाहती है। तो वो कम्पिटिटिव एज मिलेगा, पॉसिबिलिटी डिस्ट्रेस इन फ्यूचर, फिर से वही एकेडमिक बातें होंगी इसमें। और जिस तरीके से इसको देखा जाए, तो एक बार ये फर्दर इंस्ट्रक्शंस के बाद जो है, ये वाला जो इसमें जो क्लोजर सुपरविजन चाहेगा, तो सारी बात घूम फिर के यहीं आ जाती है कि हम इसको सुपरवाइज करना चाहते हैं, इसमें देखना चाहते हैं, सिर्फ एक अच्छे इसके इंटरेस्ट के नाम पे किस तरीके से। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंसाइट्स जो ली गई हैं इसके बेसल थिंकिंग को लेकर, ये एक इसमें वाकई में अच्छी बात है। बेसल्स का काफ़ी नाम है, और बेसल्स के हिसाब से अगर चलेंगे, इसमें रेगुलेटरी कसेंगे इससे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये प्राइवेट पे क्यों नहीं करते हैं हम? और जो इसमें पैरामीटर्स हैं जो स्कैनर के अंदर आ गए हैं इसमें, तो जिस तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, सुपरविजन करेंगे, और जो पैरामीटर्स होगा इनका ऑपरेशन जो होंगे, इनके टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू पहला नंबर, उसके बाद इंक्लूड करेगा इनका जो प्रीमियम अंडर रिटर्न है, और जो तीसरी बात होगी इसमें इंपॉर्टेंट वो है वैल्यू ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मैं फिर से बताता हूँ आपको, जो पैरामीटर सुपरविजन में आएंगे DSSIs के, वो होंगे आपका साइज ऑफ ऑपरेशन कितना होगा इसका, और दूसरा जो होगा टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, और जिसमें जो इंक्लूड करेगा आपका प्रीमियम अंडर रिटर्न को, और वैल्यू ऑफ असेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये जो वैल्यू ऑफ असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, सारी पूंजी इसी के अंदर है। तो इसकी ग्लोबल एक्टिविटीज है जिसमें मॉनिटर होंगी, एक तरीके के वन जुरिडिक्शन के अंदर आ जाएंगे, लैब्स ऑफ सब्सटेंशियल। तो किस तरीके से इसको माइक्रो इकोनॉमिक एक्सपोजर मिलेगा और कंट्री पार्टी एक्सपोजर मिलेगा, जिससे कि सभी का लॉन्ग रन में भला होने वाला है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन हकीकत अगर
इसको देखें, बहुत क्लोजली देखें, कहीं ये सेक्टर भी और सेक्टर्स की तरह धड़ाम से ना गिरे इसमें, क्योंकि ये अगर गिरता है तो इससे बहुत जो ऐसा मैसिव नुकसान होगा वो आपसे कम से कम एक दशक लग जाएगा आपको रिवाइव करने में। तो कई बार कहते हैं कि इसे नहीं खेला जाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, प्लम्बर शुड नॉट मेंट द पाइप विच आर फंक्शनिंग वेल। तो जो चीज़ें अच्छा अभी फंक्शन कर रही हैं, आप उसको चेंज करेंगे तो पूरे वाटर सिस्टम जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा इकोनॉमी का। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।